मैं स्कूल से लौट कर आई तो मैंने देखा कि घर में कोई भी नहीं था। ये देखकर मैं पहले हैरान रह गई। फिर अचानक से मुझे याद आया कि नाना नानी तो सुबह ही किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और अब वह शाम को ही लौट कर वापस आएंगे। इसलिए बेफिक्र होकर मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा, मुझे मम्मी के कमरे से किसी आदमी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने तुरंत ही अपना बैग बेड पर रखा और दौड़कर मम्मी के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी सी हुई। उस आदमी की आवाज़ें अभी भी मम्मी के कमरे से आ रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मम्मी अकेले उस आदमी के साथ अंदर कमरे में कर क्या रही हैं। इसलिए मैं बालकनी में खिड़की से देखने के लिए चली गई और जैसे ही मैंने अंदर का नज़ारा देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। वह सब देखकर मुझे अपनी माँ से नफ़रत सी होने लगी। मेरी आंखों में आंसू उतर आए और मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई। मम्मी के कमरे में जो आदमी है उसका नाम राजेश है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरी माँ को राजेश अंकल में ऐसा क्या दिख गया है कि वह मेरे पापा के साथ रहती ही नहीं हैं। ना तो वह खुद मेरे पापा के साथ रहती हैं और ना ही कभी मुझे उनसे मिलने देती हैं। न जाने कितने साल हो गए मैं कब से अपने पापा से नहीं मिली हूँ। जब भी मैंने उनसे मिलने की कोशिश की, मेरी मम्मी ने मुझे हर बार रोक दिया और जब पूछो कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं तो कहने लगती कि तुम अभी नहीं समझोगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें समझा दूंगी। आखिर अब और कितना बड़ा होना रह गया है। मैं 14 साल की हो चुकी हूँ। अब इतनी तो मैं समझदार हूँ ही कि अगर कोई बात है भी तो मुझे बता दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बात है जिसमें मेरे पापा की गलती हो। ये सब मेरी माँ की गलती है। वह राजेश अंकल के साथ रहने के लिए मेरे पापा को हमारे आसपास भी नहीं भटकने देती और इसीलिए वह मुझे अपने पापा से मिलने भी नहीं देती। मेरा नाम रिया है। मैं बचपन से अभी तक सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रही हूँ। मुझे जहाँ तक याद है, मैं बहुत छोटे पर सिर्फ एक बार अपने पिता से मिली थी, वह भी बहुत थोड़ी देर के लिए। कुछ देर बाद ही मेरी माँ मुझे हाथ पकड़कर वापस अपने साथ नाना नानी के घर ले आई थी। मेरी दादी भी है। मुझे अपनी दादी के साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है। शुक्र इस बात का है कि मेरी दादी अक्सर मुझसे यहाँ मिलने आ जाया करती हैं। लेकिन जब भी मैंने उनसे ज़िद की कि वह मुझे पापा के पास ले चलें क्योंकि मुझे उनसे मिलना है, तो वह मुझे पापा के पास कभी भी लेकर नहीं जाती थीं, बल्कि उदासी से अपना चेहरा लटका लेती थीं। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि दादी भी मुझे पापा से क्यों नहीं मिला रही हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई, तब मुझे ये समझ आता गया कि मेरी माँ के डर की वजह से मेरी दादी मुझे मेरे पापा से नहीं मिला रही हैं। इसलिए मुझे धीरे धीरे अपनी माँ से नफ़रत सी होने लगी। मेरी माँ एक अस्पताल में नर्स का काम करती हैं और राजेश अंकल वहीं पर डॉक्टर हैं, जिनकी वजह से मेरी माँ मेरे पापा की बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं करती। मुझे आज भी वह दिन याद है जब पिछले साल माँ के जन्मदिन पर अचानक ही राजेश अंकल ने सभी के सामने माँ के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे सुनकर माँ के साथ साथ हम सभी लोग हैरान रह गए थे। उस वक्त माँ ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाद में नाना नानी के समझाने पर माँ का भी कुछ कुछ मन बन आया था कि वह राजेश अंकल से शादी कर लें। लेकिन जब वह मेरी इच्छा पूछने के लिए मेरे पास आई तो मैंने उन्हें पूरी तरह से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं अपने पिता की जगह किसी को भी नहीं दे सकती। उस वक्त तो माँ ने राजेश अंकल को शादी से मना कर दिया था, जिसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती हैं कि उन्होंने मेरी बात मान ली। लेकिन उसके बाद से मैंने देखा था कि धीरे धीरे राजेश अंकल और मम्मी की मुलाकातें बढ़ती ही जा रही थीं।
मुझे तो लगा था कि अगर मैं मम्मी की शादी राजेश अंकल से नहीं होने दूंगी तो एक दिन वह वापस मेरे पापा के पास चली जाएंगी और मुझे भी अपने साथ ले जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वह अब राजेश अंकल के साथ और भी ज़्यादा वक्त बिताने लगी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि मेरे पापा के साथ मेरी मम्मी आखिर क्यों नहीं रहती हैं, जबकि मेरे पापा भी बहुत पैसे वाले हैं और दिखने में तो राजेश अंकल से भी ज़्यादा हैंडसम हैं। मैं अभी ये सब बैठे बैठे सोच ही रही थी कि तभी मेरी दादी आ गईं। उनकी आवाज़ सुनकर मैं तुरंत ही दौड़कर बाहर गई और उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने जब मेरी आंखों में आंसू देखे तो वह बहुत ही फिक्रमंद होकर पूछने लगीं, क्या हुआ रिया बेटा, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अपने पापा की याद आ रही है और मुझे उनसे मिलना है। मुझे आप अभी के अभी उनके पास ले चलो। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे पापा बिजनेस के सिलसिले में पिछले महीने विदेश गए हुए हैं, तो उन्हें लौटने में अभी वक्त है। जब वह लौट आएंगे तब मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। मैंने दादी से कहा, आप हर बार इसी तरह की बातें करती हैं और पापा कब विदेश से लौटकर वापस चले जाते हैं ये मुझे पता नहीं चलता। और फिर आप भी मुझसे कह देती हैं कि वह तो बहुत जल्दबाजी में थे, अगले दिन ही वापस लौट गए। दादी ने कहा कि मेरी बच्ची, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है, मैं तुझे तेरे पापा से ज़रूर मिलवाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तभी पीछे से राजेश अंकल और मम्मी भी आ गए। राजेश अंकल ने तुरंत ही आकर मेरी दादी के पैर छुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्हें देखकर मेरा आधा खून जल चुका था। मम्मी ने मुझसे पूछा, अरे रिया, तुम स्कूल से कब वापस आ गई? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में अपने कमरे में चली आई। शाम के वक्त मम्मी ने मुझसे पूछा कि मैंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैंने उन्हें राजेश अंकल के साथ कमरे में देखा था, जिसे सुनकर वह हैरान रह गईं। फिर वह कहने लगी, रिया, किसी दूसरे के कमरे में झांक ताक करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने मम्मी से कहा, अपने पति के होते हुए किसी दूसरे आदमी के साथ घूमना फिरना ये भी तो अच्छी बात नहीं है। मेरा इतना कहना था कि मम्मी ने मेरे गाल पर एक खींच कर तमाचा मारा। मुझे हैरानी इस बात की थी कि उन्होंने मारा मुझे था, लेकिन खुद फूट फूट कर रो रही थीं। मेरी भी आंखों में आंसू उतर आए और मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता, आप मुझे मेरे पापा से मिलने क्यों नहीं देती, आप उनके साथ क्यों नहीं रहती? तो वह कहने लगी कि मैंने तुझसे पहले भी कितनी बार कहा है कि जब तू समझदार हो जाएगी तब मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। मैंने कहा, अब मैं और कितनी ज़्यादा समझदार हो जाऊं? मैं 14 साल की हो चुकी हूं, अब मैं सब कुछ समझती हूं। इसीलिए अगर कोई बात है भी तो आप मुझे बताइए, और नहीं तो मुझे तो यही लग रहा है कि आप मुझे मेरे पापा से दूर रखने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हैं। इतना कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम्स में मार्क्स भी बहुत कम आने लगे थे। ये देखकर मम्मी और नाना नानी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जब नाना नानी ने मुझसे इतने कम मार्क्स आने की वजह पूछी तो मैंने उनसे कहा कि मैं हर वक्त बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता। क्लास में जब टीचर मुझे पढ़ा रही होती है तब भी मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। मेरी नानी ने मुझे समझाया कि तुम इन सब फालतू की बातों पर आखिर ध्यान ही क्यों देती हो। मैंने कहा कि मैं जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ,
लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। मैं अपने स्कूल में हर रोज़ देखती हूँ कि मेरी सहेलियों को उनके पापा पिकअप करने के लिए आते हैं, उन्हें अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। वह अपने पापा के साथ बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालती हैं, और जब वह मुझसे पूछती हैं कि तुम अपने पापा के साथ कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं जाती, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मेरी खामोशी देखकर वह मुझसे कहने लगती हैं कि क्या तुम्हारे पापा हैं नहीं? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे पापा हैं। वह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वह अपने बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर विदेशों में ही रहते हैं, इसीलिए उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मुझे रोज़ पिकअप करें। ये सुनकर वह लोग मेरी बहुत तारीफ़ करने लगते हैं कि इसके पापा इतने बड़े आदमी हैं। लेकिन फिर वह कहती हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे पापा विदेश से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आते होंगे। लेकिन उनके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जब मेरी मम्मी मुझे मेरे पापा से मिलने ही नहीं देती, तो मेरे पापा मुझे कोई चीज़ लाकर आखिर कैसे देंगे। मेरी ये बातें सुनकर नाना नानी बहुत परेशान हो गए थे। इधर मैं खुद भी परेशान थी, क्योंकि मैं खुद भी अपने मार्क्स कम आने से बहुत ज़्यादा दुखी थी। मैं खुद को समझाती रहती थी कि अब मुझे अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इतना तो मैं हमेशा से देखती आ रही थी कि मम्मी मेरी पढ़ाई के लिए मुझे सारे आराम देने के लिए ही दिन रात मेहनत कर रही थीं। भले ही वह राजेश अंकल को पसंद करती थीं, जिसकी वजह से मुझे उन पर गुस्सा आता था, लेकिन उनकी मेहनत और प्यार को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी, और मुझे अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना था। लेकिन जो भी चीज़ें चल रही थीं, जिनमें मैं ना तो अपने पापा से मिल पा रही थी, ना बात कर पाती थी, साथ ही साथ मम्मी को अक्सर राजेश अंकल घर छोड़ने के लिए आते थे, ये सब देखकर भी मुझे बहुत गुस्सा आता था। हालांकि जब से मम्मी ने ये बात समझी है, उन्होंने राजेश अंकल के साथ घूमना फिरना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वह हमारे घर अक्सर उनसे मिलने आ जाया करते थे। और सबसे बड़ा सवाल तो मेरे मन में यही चलता था कि क्या वाकई में मेरे पापा को लेकर ऐसी कोई बात है जिसके लिए मेरी माँ मुझे उनसे मिलने नहीं देती और ना खुद मिलने जाती हैं, या फिर मेरी मम्मी एक झूठी औरत है। मैं अपनी माँ को लेकर कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में हजारों सवाल आते रहते थे, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अभी कुछ हफ्तों के बाद ही मेरी दादी एक दिन घर आईं और उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि मेरे पापा विदेश से वापस आ गए हैं और अब वह मुझसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन मेरी मम्मी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वह मुझे पापा के पास भेजने से इनकार करने लगी, तो मैंने ज़िद पकड़ ली कि अब मेरे पापा जब वापस आ गए हैं तो मैं उनसे हर हाल में मिलकर ही रहूँगी। दादी ने फिर मम्मी से कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं रिया का पूरा पूरा ख्याल रखूँगी। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी मानने को तैयार ही नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी और मम्मी की बहस होने लगी। मम्मी ने कहा कि तुम्हें नहीं पता वह आदमी कैसा है, मैं नहीं चाहती कि उस आदमी का काला साया तुम्हारे ऊपर पड़े। मम्मी की ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि आपका ऐसा सोचना होगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर वह बार बार मुझसे जिद किए जा रही थी कि रिया तुम समझती क्यों नहीं। मेरी और मम्मी की बहस देखकर दादी ने मम्मी को खूब समझाया कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सिर्फ इसे एक दिन के लिए ही अपने साथ लेकर जा रही हूँ और मेरा भरोसा करो, मैं रिया का पूरा पूरा ख्याल रखूँगी। दादी ने मुझसे कहा, रिया अपना सामान पैक कर लो और मेरे साथ चलो। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई।
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उस वक्त जैसे मेरे पंख लग गए हों और मैं तितली बनकर उड़ रही हूँ। मैंने तुरंत ही अपना ज़रूरी सामान पैक किया और दादी के साथ जाने लगी। इससे पहले कि हम गाड़ी में बैठते, मम्मी ने दादी को रोक कर कहा कि माँ जी, इसे अपनी आँखों से एक पल के लिए भी ओझल ना होने दीजिएगा। दादी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद हम दोनों कार में बैठकर पापा के घर आ गए। जब हम घर पहुँचे तो पापा उस वक्त वहाँ नहीं थे। नौकरों से पता चला कि पापा किसी ज़रूरी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। दादी ने मुझे ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाईं और फिर हम दोनों ने ढेर सारी बातें की। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, लेकिन पापा अभी तक नहीं आए थे। मेरी नज़र बार बार खिड़की से बाहर मेन गेट पर जा रही थी, लेकिन पापा पता नहीं कहाँ रह गए थे। फिर रात हो गई। रात का करीब 10 बज रहा था। मैं और दादी पापा का इंतज़ार करते करते सोने के लिए लेट गए थे। तभी अचानक से मुझे किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनते ही मैं तुरंत ही उठकर बैठ गई। मैंने दादी की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सो रही थी। मैं तुरंत खिड़की के पास गई तो देखा एक गाड़ी घर के अंदर आ रही थी। वह गाड़ी मेरे पापा की थी। ये देखकर मैं खुशी से उछल पड़ी कि पापा वापस आ गए हैं। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा खुश थी कि मैंने दादी को भी नहीं उठाया और तुरंत ही भागकर बाहर चली गई। जैसे ही पापा गाड़ी से बाहर निकले, मैं तुरंत ही पापा कहकर चिल्लाई। मुझे देखकर पापा भी शॉक्ड रह गए। मैं तुरंत ही दौड़कर उनके गले से लग गई। वह मुझे अभी भी घूरे चले जा रहे थे। उन्हें शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उनसे अचानक ऐसे मिलने के लिए चली आऊँगी। मैंने उनसे तुरंत ही शिकायतें करना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ कब से आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन आपके पास तो वक्त ही नहीं है कि आप मुझसे मिलें। पापा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी कि वह मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर वह कहने लगे, रिया, तुम तो बहुत बड़ी हो गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम इतनी बड़ी कब हो गई। मैंने उनसे कहा, आप मुझसे मिलने ही नहीं आते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कब बड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा कि आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए हैं तो वह कहने लगे कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ। चलो वहाँ गार्डन की बेंच पर बैठकर आराम से देता हूँ। इस सब में मैंने थोड़ी देर बाद ध्यान दिया कि पापा के मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं समझ चुकी थी कि पापा ने खूब सारी शराब पी रखी है। ये देखकर मैं पहले तो थोड़ा सा घबराई, लेकिन पापा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था, इसलिए मैं दादी को भी बुलाने नहीं जा सकती थी। मैं पापा के साथ गार्डन की बेंच के पास चली गई। पापा ने मुझे वहाँ बिठाया और वह मेरे पास ही बैठ गए। उसके बाद पापा मुझे एक बार फिर से ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम बहुत सुंदर हो रिया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उनकी इस बात पर मैं धीरे से मुस्कुराई। मैंने उनसे कहा कि मैं अब मम्मी के पास वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। मुझे अब आपके साथ ही रहना है। आपको नहीं पता कि मैं आपको कितना याद करती हूँ। मेरी बात पर पापा कहने लगे, हाँ हाँ, अब तुम मेरे साथ ही रहना, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पापा से कहा कि और वह गिफ्ट जो आप मेरे लिए लाए थे वह तो मुझे दीजिए। तो पापा ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। पापा के कहने पर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पलों में मुझे अचानक से एहसास हुआ कि मेरी जांघ पर पापा ने हाथ रखा। उस वक्त मैंने मिनी स्कर्ट पहन रखी थी जिसमें मेरे पैर खुले हुए थे। पापा के हाथ के एहसास से मेरे अंदर एक अजीब सी डर की लहर दौड़ गई, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गई। फिर अचानक ही उनका हाथ धीरे धीरे मेरी स्कर्ट के अंदर की तरफ बढ़ने लगा, जिससे मैं बुरी तरह से डरी
और अपनी आंखें खोलते हुए चिल्लाकर पापा से कहने लगी कि आप ये क्या कर रहे हैं। मेरा इतना कहना था कि पापा ने तुरंत ही मेरा मुंह कसकर पकड़ लिया और मुझे वहीं बेंच पर लिटाकर मुझ पर हावी होने लगे। मैं बुरी तरह से छटपटा रही थी, लेकिन मैं कुछ भी कह नहीं पा रही थी। अपने पापा का ऐसा रूप देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। मुझे गहरा सदमा लगा था और इस तरह की चीज़ मेरे पापा मेरे साथ कर सकते हैं, ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरे हाथ पैरों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। पापा मेरे साथ इतना बुरा कर सकते हैं, ये सवाल बार बार उस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा था। अब मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी का चेहरा तैरने लगा। मुझे मेरी मम्मी की याद आने लगी कि काश वो यहाँ होती और मुझे पापा से बचा लेती। इसके बाद पापा जैसे ही मेरे साथ अपनी हदें पार करने वाले थे, तभी उनके सर पर एक ज़ोरदार वार हुआ और जैसे ही वह धड़ाम से नीचे गिरे, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ खड़ी हुई थी, जिनके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। अपनी मम्मी को अचानक अपनी आंखों के सामने देख मेरी जान में जान वापस आई। मैं बुरी तरह से मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए उनके गले से लग गई। उन्होंने भी तुरंत ही मुझे अपने सीने से लगा लिया और मेरे कपड़ों को ठीक किया। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरी सांसें ऊपर चढ़ गई थीं। उन्होंने मुझे जैसे तैसे शांत कराया। तभी पीछे से दादी भी दौड़कर आ गईं। पापा अभी भी जमीन पर औंधे मुंह पड़े हुए थे। शायद वह मम्मी के वार की वजह से बेहोश हो गए थे। मैं बुरी तरह से हुसक हुसक कर रो रही थी। मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी रो रही थी। दादी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हुआ है। तभी उन्होंने पापा को जब नीचे गिरा हुआ देखा तो वह मम्मी से पूछने लगी कि इसे क्या हुआ। उसके बाद मम्मी ने दादी को सब कुछ बताया कि पापा मेरे साथ क्या कर रहे थे। ये सुनकर तो दादी शॉक्ड हो गई और वह भी अपना सर पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी कि उन्होंने अपनी कोख से एक राक्षस को जन्म दिया है, तो ये पैदा होने से पहले ही मर जाता। मम्मी मुझे तुरंत ही अपने साथ अंदर लेकर गईं और मुझे पानी पिलाया। मैं डर की वजह से उनके सीने से चिपकी हुई ही रही। उन्होंने तुरंत ही फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया और फिर उन्हें पूरी बात बता दी। मेरी हालत देखकर पुलिस वाले भी बुरी तरह से शॉक्ड थे कि एक पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसी हरकत आखिर कैसे कर सकता है। उन लोगों को भी यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने दादी और मम्मी के बयान लिए। वह मेरे भी बयान लेना चाहते थे, लेकिन मेरी हालत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसीलिए वह मम्मी से कहकर गए कि जब मैं इस हालत में आ जाऊं कि अपने बयान दर्ज करा सकूं, तब मम्मी उन्हें इन्फॉर्म कर दें। इसके बाद उन्होंने पापा को पानी के छींटे मारकर होश में लाया और जब वह होश में आए तो वह लोग उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। मैंने अंदर सोफे पर बैठे हुए एक नज़र पापा के ऊपर डाली। उनका चेहरा देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे उनसे नफ़रत हो रही थी। उसी रात मैं मम्मी और दादी के साथ वापस नाना नानी के घर आ गई। उस पूरी रात मैं रोती रही और अपनी मम्मी को खुद से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होने दिया। डर की वजह से मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरी मम्मी मुझे समझाती रही कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी माँ के होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हूँ। लेकिन मेरा डर जो था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कहीं सुबह के वक्त मुझे गहरी नींद आई होगी। जब मैं सोकर उठी तो मुझे अचानक से रात को मेरे साथ हुई पूरी घटना याद आ गई और मैं एक बार फिर से डरने लगी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे, लेकिन मेरा डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर कोई हल्की सी भी आवाज़ में तेज़ बात कर देता तो मैं बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगती। मुझे पैनिक अटैक भी आने लगे थे, जिसकी वजह से मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थीं।
यहाँ तक कि मैं किसी भी आदमी को देखती तो मेरे अंदर डर की लहर दौड़ जाती, जिसकी वजह से मैं अपने नाना से भी दूर भागने लगी थी। और राजेश अंकल ने तो अब घर आना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मम्मी ने उन्हें बता दिया था कि मैं किसी भी आदमी को देखकर बुरी तरह से डर जाती हूँ। मेरा स्कूल जाना भी बंद हो गया था। मैं अपने इस डर से उभर ही नहीं पा रही थी। फिर मम्मी ने राजेश अंकल के कहने पर मुझे एक बहुत अच्छी लेडी साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, और जब उन्होंने मुझसे बात की और मेरी काउंसलिंग की, तब जाकर कुछ महीनों बाद मेरी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गिर चुका था, लेकिन काउंसलिंग के बाद मेरे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा था और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था। इसके बाद मैंने अपने बयान पुलिस में दर्ज करवा दिए थे, जिसके बिना पर पापा को सजा हो गई थी और अब वह जेल में थे। एक दिन जब मम्मी मेरे लिए कमरे में नाश्ता लेकर आई, तो मैंने उनसे कहा कि आप इसीलिए मुझे पापा के पास नहीं जाने देती थी ना। इतना कहते ही मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मम्मी की भी। उन्होंने तुरंत ही मेरे चेहरे को सहलाते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती थी कि तेरे बाप का ये घिनौना चेहरा तेरी आंखों के सामने आए, लेकिन तेरी जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। उस दिन मैंने तुझे तेरी दादी के साथ भेज तो दिया था, लेकिन हकीकत क्या है ये मैं बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उस आदमी को मैंने कई साल झेला है। उसकी एक एक हरकत के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैं तेरे जाने के बाद बहुत ज़्यादा बेचैन रही। मेरा एक एक पल कट ही नहीं रहा था और दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद भी वहाँ पहुँच जाती हूँ, क्योंकि हकीकत यही है कि एक माँ जितने अच्छे तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है, उतना दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता। बस इसी डर से मैं तुरंत ही वहाँ चली आई। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मुझे जिस बात का डर था वही सब मैं अपनी आँखों से देख रही थी, और इसीलिए मैंने तुरंत ही तुझे बचाने के लिए वह कदम उठाया। मैंने मम्मी से पूछा कि पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि तुम अभी अभी इस सब से गुजरी हो और मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम उस तरह की बातें सुनो, इसलिए अब इस सब को रहने दो। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने पहले भी मुझे कुछ भी नहीं बताया, जिसकी वजह से ही उस दिन मेरे साथ वह हादसा होते होते बचा। अगर आपने मुझे हकीकत पहले ही बता दी होती तो शायद मैं अपने पिता से मिलने की कभी भी जिद ना करती। तो कम से कम अब तो आप मुझे बता दीजिए, और आप फिक्र मत करिए, मैं अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी हूँ। उसके बाद मम्मी ने मुझे शुरू से सब कुछ बताना शुरू किया। मम्मी ने कहा कि उस वक्त वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी जब उनकी एक सहेली की शादी हुई, जिसमें वह शामिल होने के लिए अपनी बाकी की सहेलियों के साथ गई हुई थी। वहीं पर उन्हें पापा मिले। पापा के साथ उनकी कुछ मुलाकातें हुईं। उसके बाद वह लोग अपने अपने घर वापस आ गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मम्मी के घर पर पापा अपने मम्मी पापा के साथ उनका हाथ मांगने के लिए आ गए। मम्मी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और पापा एक बहुत ही पैसे वाले घराने से थे, और कहीं ना कहीं मम्मी पापा को भी पसंद करने लगी थीं। नाना नानी ने जब देखा कि उनकी इकलौती बेटी के लिए इतने अमीर परिवार से रिश्ता आया है, तो वह भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और उन्होंने तुरंत ही इस रिश्ते को तय कर दिया। उस वक्त मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थीं। हर कोई उन्हें बहुत ही किस्मत वाली कह रहा था। सभी रिश्तेदारों का कहना था कि अगर नाना उनके लिए रिश्ता ढूंढते तो इतने अमीर परिवार का रिश्ता कभी भी उन्हें नहीं मिलता। लेकिन ये मम्मी की किस्मत ही थी कि इतने अमीर घराने का रिश्ता खुद ब खुद चलकर उनके दरवाजे पर आया था। 2 महीने के अंदर अंदर ही मम्मी की पापा से शादी हो गई,
और शादी के बाद से सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगा। पापा तो 1 मिनट के लिए भी मम्मी को छोड़ते ही नहीं थे। ये देखकर मम्मी उस वक्त बहुत खुश होती थीं कि उनके पति उन्हें इतना प्यार करते हैं। मम्मी के साथ वक्त बिताने की वजह से पापा ने धीरे धीरे ऑफिस जाना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस में कुछ लॉस होने लगे। जब ये बात मम्मी को पता चली तो उन्होंने पापा को बहुत समझाया कि जीवन में प्यार के साथ साथ पैसा भी ज़रूरी है और मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही हूँ। अब तो मैं आपकी जीवन साथी हूँ और पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहूँगी। लेकिन पापा थे कि कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थे। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, मम्मी को ये समझ आने लगा कि पापा के अंदर उस चीज़ की सनक है। इसीलिए पापा को दिन में कई कई बार उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी, जिसकी वजह से मम्मी को अब शारीरिक परेशानियां होने लगी थीं। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता था। उन्होंने पापा से कहा भी कि उन्हें इससे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन पापा को तो इससे कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें बस अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब होता था। मम्मी को अब समझ आने लगा था कि इनका प्यार सिर्फ मेरे शरीर तक ही है और इसीलिए इन्हें मेरे किसी भी दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। जब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ी तो उन्होंने एक दिन सारी बात मेरी दादी को रो रो कर बता दी, जिसे सुनकर वह भी बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा तो उल्टा उन पर ही चीखने चिल्लाने लगे। घर का माहौल धीरे धीरे बहुत खराब होने लगा, क्योंकि पापा मम्मी को कमरे से बाहर ही नहीं जाने देते थे। बस हर वक्त उनके दिमाग पर इस चीज़ की सनक जैसी चढ़ी रहती थी। मम्मी को तो ऐसा लगने लगा कि शायद अब वह मर ही जाएंगी। उनका शरीर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ चुके थे, लेकिन पापा को इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें हर दिन कम से कम 3-4 बार वह सब मम्मी के साथ करना होता था। इसी बीच मेरे बाबा का देहांत हो गया। अब तो बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी पापा के सर पर ही आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने बिजनेस संभालने के लिए और भी कर्मचारी रख दिए जो सारी चीज़ों की देखरेख करते और पापा घर पर ही पूरा टाइम मम्मी के साथ रहते। इसी बीच मम्मी कई बार पेट से भी हुई, लेकिन पापा की उस गंदी हरकत की वजह से वह बच्चे इस दुनिया में कभी आ ही नहीं सके, जिससे मम्मी को बहुत ही गहरा सदमा लगा। जिस डॉक्टर से मम्मी अपना उस वक्त इलाज करवा रही थीं, उन्होंने भी पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो किसी की भी नहीं सुनते थे। जब उन्होंने दादी से कहा कि वह अपने बेटे को समझाएं, क्योंकि अगर वह इसी तरह से करते रहे तो फिर एक दिन मम्मी की भी जान चली जाएगी और उनका वंश भी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये सुनकर दादी बहुत दुखी हो गई थी और जब उन्होंने पापा को एक बार फिर से समझाया तो उस दिन तो पापा ने अपनी हद ही पार कर दी। उन्हें धक्के देकर घर से निकालने लगे कि तुम कौन होती हो मुझे मेरी मर्जी चलाने से रोकने वाली, अभी के अभी इस घर से निकलो। ये देखकर तो दादी भी हैरान रह गई थी कि उनका बेटा इस कदर पागल हो चुका है कि अब उसे उनकी भी कोई इज्जत और फिक्र नहीं। उस दिन मम्मी ने जैसे तैसे बात को संभालते हुए दादी को पापा से बचाया। फिर मम्मी ने दादी से कहा कि वह अपने बेटे से कुछ भी ना कहें, क्योंकि अब वह दिमागी रूप से बीमार हो चुका है, इसीलिए वह किसी की भी बात नहीं सुनने वाला और आप अपना बुढ़ापा हरगिज़ खराब ना करें। इसी के कुछ ही महीनों बाद मैं मम्मी के पेट में आ गई और ये पता चलने के बावजूद भी पापा अपनी सनक रोकने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन इस बार मम्मी ने फैसला कर लिया था कि वह अपने बच्चों की जान नहीं जाने देंगी और उन्होंने उसी वक्त पुलिस में शिकायत करके पापा को जेल भिजवा दिया। इसके बाद डॉक्टर की गवाही और सारी रिपोर्ट्स और दादी के बयान के आधार पर पापा को सज़ा हो गई। उन्हें फिर रिहैब सेंटर भी भेज दिया गया ताकि उनकी जो मानसिक हालत है उसे ठीक किया जा सके।
मम्मी ने कहा कि इतने सालों से तुम्हारे पापा बिजनेस के सिलसिले में कोई विदेश वगैरह नहीं जाते थे, बल्कि वह जेल में थे और वह नहीं चाहती थी कि मुझे ये सब पता चले। बस इसीलिए माँ और दादी हमेशा यही बहाना करती रहती थीं कि पापा बिजनेस के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं। उसके बाद जब मम्मी वापस नाना नानी के साथ रहने के लिए आई तो घर के हालात पहले से और भी ज़्यादा खराब थे। मेरे जन्म के बाद मम्मी ने अपनी परेशानियों से लड़ने का फैसला किया और फिर उन्होंने अपनी एक सहेली के कहने पर नर्स की पढ़ाई की और उनके ही दोस्त राजेश अंकल थे, तो उन्होंने राजेश अंकल से कहकर मम्मी को उनके अस्पताल में काम दिलवाया। उस वक्त मम्मी एक अकेली माँ थी जिस पर ये दुनिया गलत तरीके की नज़र रखने की कोशिश करती थी। लेकिन उस मुश्किल समय में राजेश अंकल ने मम्मी का बहुत साथ दिया, उन्हें हर बुरी नज़र से बचाया, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी भी बहुत केयर की। ये सब सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होने लगी कि मेरी मम्मी और राजेश अंकल ने मेरे लिए न जाने कितना कुछ किया और कितना कुछ सहा, और मैं उनके ही रिश्ते को लेकर सवाल उठाती रही। ये सब सुनने के बाद उस दिन मेरे मन का सारा मैल धुल चुका था। मैंने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया। अब हम दोनों माँ बेटी के बीच में खड़ी हुई दीवार गिर चुकी थी। उसके बाद से मैंने एक बार फिर से अपने स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद ही मेरा जन्मदिन पड़ा और मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं इस बार अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। मैंने खुद राजेश अंकल को फ़ोन करके अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया। केक काटने के बाद मैंने राजेश अंकल का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि क्या आप मेरे पापा बनोगे। ये सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और मम्मी भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुरंत ही दादी की तरफ इशारा किया और वह अपने हाथ में पकड़ी हुई 2 अंगूठियां लेकर आईं। ये सब देखकर हर कोई हैरान था। मैंने कहा कि मैं अभी तक बहुत बड़ी गलती करती आई थी और आज मैं अपनी उस गलती को सुधार रही हूँ, और ये सब मैंने और दादी ने ही मिलकर प्लान किया था। उसके बाद राजेश अंकल और मम्मी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। राजेश अंकल ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरे माथे को चूमा। उन्होंने जब मेरे सर पर हाथ फेरा तो मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि जब एक बाप अपनी बेटी को प्यार से आशीर्वाद देता है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि एक मेरे सगे बाप ने मुझे छूकर ऐसा एहसास दिलाया जिससे मैं पूरी तरह से घिन से भर गई थी, और एक राजेश अंकल हैं जिनकी वजह से आज पहली बार मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि एक पिता का प्यार अपने बच्चों के लिए कैसा होता है। कुछ दिनों बाद ही मम्मी और राजेश अंकल की शादी हो गई और हम तीनों लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अब मैं अपनी सहेलियों को बहुत गर्व से बताती हूँ कि ये मेरे पिता हैं, और उनके साथ खूब सारी फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर डालती हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो एक हद तक ही अच्छी होती है। अगर वो हद से ज़्यादा गुजर जाए तो फिर वो एक बीमारी बन जाती है जिसका हमें वक्त पर इलाज करवा लेना ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।